स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने राज्यसभा को डिटेल में डिस्कस किया था, तो जो भी हमारे नए लिसनर्स हैं वो प्रीवियस एपिसोड्स को सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट एटसेट्रा। आज के एपिसोड में हम सर की गाइडेंस से हमारे लोअर हाउस यानी लोकसभा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लोकसभा के कॉम्पोजिशन को, उसके इलेक्शन प्रोसीजर को भी समझेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सर, क्या आप हमें लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 81 लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करता है। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 552 पर फिक्स किया गया है। लोकसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जहां पर मैक्सिमम 530 मेंबर्स स्टेट से होते हैं एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से होते हैं। और लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर हम हमारी प्रेजेंट लोकसभा की बात करें तो हमारी प्रेजेंट लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स है, जिनमें से 530 मेंबर्स स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स है और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव है। सर, लोकसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? लोकसभा के अंदर जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और ये इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। जो इंडियन सिटीजन वोट करने के लिए एलिजिबल होता है, जिसका मतलब उसकी मिनिमम एज 18 साल होती है। स्टूडेंट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के बाद वोटिंग एज को 21 ईयर्स से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि लोकसभा के अंदर यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया कि वो एक मैनर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जहां से यूनियन टेरिटरीज की लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन को दर्शाया जा सके। तो पार्लियामेंट में इसी कॉन्टेक्स्ट में 1965 में यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एक्ट 1965 को एनेक्ट किया, जिसके तहत लोकसभा के अंदर यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को भी डायरेक्ट इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू चूज किया जाने का प्रावधान है। सर, क्या लोकसभा के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी प्रोविजन होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 331 में लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने का प्रोविजन है और इन मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। वैसे तो इस प्रोविजन को 1960 तक वैलिड किया गया था, लेकिन इसे 2022 तक एक्सटेंड किया गया थ्रू 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009। हावेवर, जो हमारी प्रेजेंट 17th लोकसभा है उसमें किसी भी मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट नहीं किया गया है। सर, लोकसभा का जो इलेक्शन मैकेनिज्म होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन का है, तो क्या आप डायरेक्ट इलेक्शन के मैकेनिज्म को हमारे लिए सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे हमने राज्यसभा के लिए पढ़ा था, वहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रोविजंस थी, वैसे ही दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन को इनिशिएट किया जाता है और डायरेक्ट इलेक्शन में हर स्टेट को कुछ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और उसी डिवीजन के रिस्पेक्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 प्रोविजंस इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला ये प्रोविजन जहां लोकसभा के अंदर हर स्टेट को कुछ इस तरीके से सीट्स अलोकेट की जाती है ताकि अलोकेटेड सीट्स का नंबर और उस स्टेट की पॉपुलेशन का रेशियो हमेशा सिमिलर रहे। हावेवर, ये प्रोविजन उन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती जिनकी पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम होती है। नेक्स्ट प्रोविजन ये है कि हर स्टेट को कुछ इस तरीके से टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है ताकि स्टेट के अंदर
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन का रेशो और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अलोकेट की गई नंबर ऑफ सीट्स सेम ही रहे। बेसिकली इन प्रोविजंस के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करना चाहता है कि लोकसभा के अंदर दो एस्पेक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर किया जा सके। पहला, यूनिफॉर्मिटी बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, और दूसरा, उस स्टेट के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें भी एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जा सके। सर, लोकसभा में हर सेंसस के बाद कौन से रीएडजस्टमेंट्स किए जाते हैं? आर्टिकल 82 लोकसभा के अंदर हर सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट की बात करता है। रीएडजस्टमेंट दो एस्पेक्ट्स में होता है। पहला, हर स्टेट को जो सीट्स अलोकेट की जाती है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, और दूसरा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिवीजन में भी रीएडजस्टमेंट होती है। रीएडजस्टमेंट के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो रीएडजस्टमेंट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेगी, एंड अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को 4 बार एनेक्ट किया है। सबसे पहला 1942 में, फिर 1962 में और 1972 में, और लास्ट में 2002 में। स्टूडेंट्स को ये याद रखना चाहिए कि 1971 के सेंसस के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का यूज करके रीएडजस्टमेंट के प्रोसेस को ईयर 2000 तक फ्रीज कर दिया गया था, और उसके बाद पार्लियामेंट ने 2002 में रीएडजस्टमेंट किया। उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने भी रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स को बैन कर दिया गया था फॉर अनदर नेक्स्ट 25 ईयर्स। इसका मतलब 2026 तक अब रीएडजस्टमेंट फ्रीज हो चुकी है। स्टूडेंट्स को डिलिमिटेशन के केस में ये याद रखना चाहिए कि 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन को 1991 में जो सेंसस कंडक्ट हुए थे उनके बेसिस पर पूरा किया जाएगा। सर, क्या लोकसभा के अंदर हमें रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है? बिल्कुल, लोकसभा के अंदर हमें सीट्स का रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी के लिए देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंस के बाद एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन को 10 साल तक यानी 1960 तक वैलिड माना गया, लेकिन 1960 के बाद उसे हर 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, और रिसेंटली थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इस रिजर्वेशन को 2030 तक एक्सटेंड किया गया। हावेवर, स्टूडेंट को याद रखना चाहिए कि एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लिए सीट्स तो रिजर्व है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सभी वोटर्स इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। हमारी कंट्री में रिजर्वेशन के बाद भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कोई भी प्रोविजन नहीं है। सर, लोकसभा में जब रिजर्वेशन की बात होती है तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो क्या आप इस अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस के बारे में हमें अवेयर कर सकते हैं? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में लोकसभा में और दूसरे लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन की प्रोविजंस थी उन्हें 2030 तक एक्सटेंड किया गया। उसके बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए जो नॉमिनेशन का प्रोविजन था उसे लोकसभा और दूसरी लेजिस्लेटिव बॉडीज में डिसकंटिन्यू किया गया। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से आर्टिकल 334 को अमेंड भी किया गया और लोकसभा के अंदर सिर्फ एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया। सर, लोकसभा के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को नहीं अडॉप्ट किया गया, तो इसका क्या रीजन था? सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि लोकसभा के इलेक्शन में पूरी कंट्री के इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा समझा गया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को समझना सारे वोटर्स के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम काफी एक्सपेंसिव अफेयर माना जा सकता है। और तीसरा कारण ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अनसूटेबल हो सकता है।
क्योंकि इसकी वजह से गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के प्रोसीजर में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी छोटी पार्टीज अगर एक साथ आई तो किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलना मुश्किल हो सकता है और कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस होना एक इनएविटेबल हो जाएगा और उसके कारण स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट में दिक्कत आ सकती है। फोर्थ रीजन ये भी था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अगर इलेक्शन कंडक्ट हुए तो उनके जब बाय इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सर्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच जो कनेक्ट होता है उसे खत्म कर सकता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक डेट्रीमेंटल एक्ट भी हो सकता था जब माइनॉरिटी थिंकिंग और एक पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को ही बढ़ावा दे सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम पार्टी सिस्टम की सिग्निफिकेंस को बढ़ावा देता है और वोटर्स के इंपॉर्टेंस को डिक्रीज करता है। इन सारे रीजंस की वजह से लोकसभा के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अडॉप्ट नहीं किया गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हम आगे डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस जरूर करेंगे। हावेवर अभी हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से समझते हैं कि लोकसभा के अंदर एफपीटीपी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम काफी सिंपल माना जाता है जिसे कॉमन वोटर्स बिना किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज के समझ सकते हैं। एफपीटीपी सिस्टम एक क्लियर चॉइस प्रेजेंट करता है वोटिंग के समय। वोटर्स सिंपली एक कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं और उससे उनकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर वोटर्स को ज्यादा फ्रीडम मिलता है टू चूज देयर कैंडिडेट। एफपीटीपी सिस्टम अकाउंटेबिलिटी को भी इंश्योर करता है क्योंकि यहां पर वोटर्स को पता होता है कि वो किस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं और बाद में वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अकाउंटेबल भी होल्ड कर सकते हैं। एफपीटीपी सिस्टम इफिशिएंट होता है और ये इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। इसी के साथ एफपीटीपी सिस्टम यूनिटी और कॉमन कॉज को प्रमोट भी करता है और इस सिस्टम के माध्यम से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग एक साथ आकर इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे इंडिया की डाइवर्सिटी और स्ट्रेंथन होती है और हर कम्युनिटी को एफपीटीपी सिस्टम एनकरेज भी करता है टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन को एक फेस्टिवल की तरह मनाने का मौका भी मिलता है। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करते हैं। तब तक आप स्टडी आईक्यू के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी आईक्यू प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एटसेट्रा। लिंक्स को कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। थैंक यू।